Hello everyone, my name is Akriti Sharma. Today we are going to discuss HP Set Life Sciences previous year questions of 2024. देखिए, जब भी आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से वो कंडक्ट करवाया जाता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए जो HP सेट हुआ था 2024 में लाइफ साइंसेज का, उसके ही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, A cell or organism with more than one genotype of an organellar genome is said to be. उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिलर जीनोम क्या होता है? तो सबसे पहले ये टर्म हमारे पास आ गई। तो नॉर्मली ये क्या है? एक सेल है। मान लीजिए ये क्या है? एक सेल है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? दैट इज DNA। यहाँ पे बात की गई है ऑर्गेनिलर जीनोम की, यानी किसी ऑर्गेनली का जीनोम। हम सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA है, उसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल DNA। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना DNA है, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट DNA। तो इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिलर जीनोम। तो मान लीजिए ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर इसमें मोर देन वन जीनोटाइप प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा जीनोटाइप अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे? हिटेरोप्लाज्मी। वो कंडीशन क्या आ गई? हिटेरोप्लाज्मी। तो इसको आप डायरेक्ट डिकोड कर सकते थे। हिटेरो का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन सेकंड है होमोप्लाज्मिक। होमो का क्या मतलब है? यानी सेम, जिसमें सेम जीनोटाइप प्रेजेंट होगा। हिटेरोजाइगोटिक जो टर्म है ये न्यूक्लियर जीन्स के लिए यूज़ की जाती है, और ये जो हिटेरोब्लास्टिक है इट इज़ अ प्लांट डेवलपमेंट स्टेज। Then second question is, which of the following is the most common way of altruism? Altruism क्या है? जब हम बिना अपना फ़ायदा देखते दूसरे का फ़ायदा करवाएंगे, तो वो जो सेल्फलेस एक्ट होता है, हम अपना फ़ायदा नहीं देख रहे हैं, हम खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी चाहतों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे का फ़ायदा करवा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइज्म बोलते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? कोई एक रिसोर्स है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग आपस में compete करेंगे कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? कंपटीशन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे नहीं हो सकता। देन आ गया म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को फ़ायदा मिलता है। दो ऑर्गेनिज्म की एक एसोसिएशन होगी, दोनों को फ़ायदा मिलेगा, तो इसमें ये भी नहीं हो सकता। किन सिलेक्शन क्या होता है? इसमें क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने रिलेटिव के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देगा, यानी वो अपनी फिटनेस को सुप्रेस कर देगा फॉर इट्स रिलेटिव, ताकि उसकी फिटनेस हो सके। वो उसकी फिटनेस को तो बढ़ा रहा है, अपनी फिटनेस को डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या है? अल्ट्रुइज्म है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देन सिम्बायोसिस क्या है? लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, दैट इज म्यूचुअलिज्म इज आल्सो सिम्बायोसिस। Then which of the following statement is correct concerning the sympatric speciation? Speciation क्या होता है? That is formation of new species. न्यू स्पीसीज की जो फॉर्मेशन होती है उसी को क्या बोलते हैं? स्पीशिएशन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिक बैरियर्स बिटवीन द पॉपुलेशन दैट आर जियोग्राफिकली सेपरेटेड बाय अ फिजिकल बैरियर। यानी ये एक पॉपुलेशन थी, कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर इनके बीच में आ गया, लाइक फ्लड आ गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ? कुछ ऑर्गेनिजम्स यहीं रह गए और कुछ यहाँ से सेपरेट हो गए। अब जो सेपरेट हो चुके हैं वो किसी नई जगह जाएंगे और वहाँ पे आपस में क्या करेंगे? इंटरब्रीडिंग करेंगे, और इंटरब्रीड करने के बाद एक नई स्पीसीज वहाँ पे बन जाएगी, उसी को क्या बोलेंगे? स्पीशिएशन बोलेंगे। तो सो इट इज़ एलोपेट्रिक स्पीशिएशन। ये क्या है? एलोपेट्रिक स्पीशिएशन है। Then second option है occur when an ancestral population split into two species without any geographical isolation। इसमें क्या होगा? ये एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन है, यहीं बीच में क्या थे? कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, जिनमें क्या हुआ? कोई भी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, म्यूटेशन हो गई, और इनमें कुछ अलग से करैक्टर आ गए। अब ये क्या करेंगे? आपस में इंटरब्रीड करेंगे और एक नई स्पीसीज बनाएंगे। इसी को क्या कहा जाता है? दैट इज सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट
हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन में कोई भी जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होती। देन उसके बाद आ गया अकर्स व्हेन अ नेबरिंग पॉपुलेशन डाइवर्ज व्हाइल दे कंटिन्यू टू इंटरब्रीड, यानी ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, ये ऐसे ही रहेगी। क्या हुआ, कोई और नेबरिंग पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे आ गई, ओरिजिनल पॉपुलेशन के पास क्या आ गई, नेबरिंग पॉपुलेशन आ गई, उन्होंने यहाँ पे इंटरब्रीड किया, नए स्पीसीज बनाए, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरापैट्रिक स्पीशिएशन। Then strongly selected genes and phenotype differ between the population that interbreed. It is divergent selection. ये क्या है, divergent selection है। Then next question is the term survival of fittest in Darwin theory of natural selection most precisely describe. डार्विन ने दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसमें उन्होंने मेन टर्म यूज की थी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो उसके लिए कौन सी यहाँ पे बेस्ट रहेगी, तो सबसे पहला ऑप्शन है फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जब भी हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे फिजिकल जो स्ट्रेंथ है किसी भी इंडिविजुअल की उसका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई कितना मर्जी मोटा तगड़ा है तो उसका वहाँ पे कोई लेना देना नहीं होगा। देन उसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। यस, दिस इज द राइट आंसर। जब भी हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन रोल क्या प्ले करता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जितनी ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगी, जितनी ज़्यादा रिप्रोडक्शन की एफिशिएंसी होगी, उतने ज़्यादा न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, दैट लेड टू सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। देन लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। देन इंटेलिजेंस या जो हाई क्रेनियल कैपेसिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो भी यहाँ पे कोई मेन रोल प्ले नहीं करती। Then which of the following statement about the Iteroparus species is true? Iteroparus species होते क्या हैं, Iteroparus species, Iteroparus species वो species होते हैं that reproduce multiple time in their life cycle। वो अडल्ट हो गए, कोई भी ऑर्गेनिज्म था अडल्ट हो गया, अडल्ट होने के बाद अगर वो बहुत बार क्या हो रहा है, अपनी लाइफ साइकिल में रिप्रोड्यूस कर रहा है, यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इटेरोपेरस स्पीसीज बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें, कैट आ गई, डॉग आ गई, दैट रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स इन देयर अडल्ट लाइफ। और एक और स्पीसीज आते हैं दैट इज सेमल पैरस स्पीसीज। सेमल पैरस स्पीसीज क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज जो कि मैच्योर होने के बाद, अडल्ट होने के बाद अपनी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, सेमल पैरस स्पीसीज बोलते हैं, जैसे कि सैल्मन। तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर इसके लिए आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट, दे रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स ओवर द कोर्स ऑफ देयर अडल्ट लाइफ। देन उसके बाद सेकंड है, दे जनरली प्रोड्यूस मैनी मोर ऑफस्प्रिंग देन सेमल पैरस स्पीसीज। देन दे आर जनरली ऑर्गेनिज्म विद टाइप 3 सर्वाइवलशिप कर्व। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका इटेरोपेरस स्पीसीज है इसमें सर्वाइवलशिप कर्व होता है फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो टाइप 3 है ये सेमल पैरस के केस में प्रेजेंट होता है। दे आर समटाइम्स कॉल्ड बिग बैंग रिप्रोडक्शन। बिग बैंग रिप्रोडक्शन जो है ये किसको कहा जाता है, दैट इज सेमल पैरस को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देन इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियंस अकर्ड इन, होमोसेपियंस जो है इनका इवोल्यूशन कब हुआ था, तो सबसे पहले मियोसीन। मियोसीन में किसका इवोल्यूशन हुआ था, दैट इज अर्ली एप्स का। जो अर्ली एप्स थे उनका इवोल्यूशन हुआ था मियोसीन में। देन इयोसीन में हुआ था दैट इज प्रिमिटिव मैमल्स का। प्लिस्टोसीन में इवोल्यूशन हुआ था होमोसेपियंस का, और जो ओलिगोसीन है यहाँ पे एंथेरोपॉइड्स का इवोल्यूशन हुआ था। देन स्टेनली मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट सिंथेसाइज्ड सिंपल अमाइनो एसिड यूजिंग। तो इसमें आपको बताना है कि जो स्टैनली मिलर थे उन्होंने क्या किया था, सिंपल अमाइनो एसिड बनाए थे। तो उन्होंने कौन सी चीज़ों का यूज़ किया था, तो उन्होंने इस तरह के एक अपैरेटस का यूज़ किया था। इसमें क्या थी, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट थी। इन्होंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया और सिंपल अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन की। अब यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस थी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जब भी इसकी एक्सपेरिमेंट की बात होती है तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेन कंडीशन थी दैट इज रिड्यूस्ड
एनवायरमेंट, ये यहाँ पे मेन कंडीशन थी। दूसरी, अब क्या हुआ, रिड्यूस्ड एनवायरमेंट था, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगी। तो यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन है वो तो डायरेक्टली यहाँ पे कट हो जाएंगे, जैसे कि ये आ गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी, दैट इज हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन एंड वाटर वेपर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर में हम सभी को पता है वाटर क्या है, H2O। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ये जर्नल सी बात हम सभी को पता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको कोवलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वो क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है। वाटर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, दिस। अब मान लीजिए जब भी क्या होता है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हमेशा ऑक्सीजन जो थी ये जाके जुड़ेगी हाइड्रोजन के साथ। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से ये आ गया सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल हो गए, एक किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन, और दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विथ हाइड्रोजन। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Then natural selection can be directional, stabilizing और disruptive. Match the following. तो हम इसको पहले ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आ गया डायरेक्शनल। तो अगर हम इसके कर्व की बात करें तो मान लीजिए ये क्या है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है। ये क्या है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है। यहाँ पे भी ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, यहाँ पे भी ये क्या है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है। जब भी सिलेक्शन होता है उसके बाद क्या होगा, जैसे ही डायरेक्शनल में सिलेक्शन हुआ तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो बेल कर्व है ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। तो क्या होगा, या ये क्या होगा, इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा आफ्टर द सिलेक्शन। देन स्टेबलाइजिंग में क्या होता है कि ये हमेशा से कर्व बनता है एट द इंटरमीडिएट लेवल, और ये क्या होगा, हमेशा नैरो होगा और बहुत लंबा बनेगा। देन डिसरप्टिव में क्या होता है, हमेशा से दो पीक बनती हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल के लिए दिस, स्टेबलाइजिंग के लिए दिस एंड डिसरप्टिव ये। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन द मेम्ब्रेन सोर्स ऑफ The major source of membrane phospholipid and membrane proteins in a cell is, major source क्या है, हमें पता है जो प्रोटीन्स हैं इनकी सिंथेसिस कहाँ पे होगी, राइबोसोम में होगी। अब राइबोसोम कहाँ पे लगे होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लीजिए ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे क्या होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। यहीं पे क्या होगा, कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई। अब ये जहाँ पे ये क्या करेंगे, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जाके इंसर्ट हो जाएंगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होती हैं गोल्गी बॉडी में, देन टू द मेम्ब्रेन। तो मेजर सोर्स क्या आ जाएगा इसका, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साइटोस्केलेटन क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। देन द मेन फंक्शन ऑफ peroxisome एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स इन द सेल इज, peroxisome ग्लाइऑक्सिसोम दोनों क्या हैं, सेल ऑर्गेनलीज हैं। देन peroxisome का मेन काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करना। peroxisome क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। साथ ही इसका एक मेन रोल है बीटा ऑक्सीडेशन। ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका फंक्शन पता चल गया। अब ये जो ग्लाइऑक्सिसोम है ये क्या करता है, ग्लायोजाइलेट साइकिल में काम करता है। उसमें ये क्या करेगा, जो फैट है उसको शुगर्स में कन्वर्ट कर देगा, फैट को कन्वर्ट करेगा शुगर में ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इन द ग्लायोजाइलेट साइकिल। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लायोजाइलेट। देन अकॉर्डिंग टू चार्गफ रूल इन द डीएनए मॉलिक्यूल, जब भी डीएनए मॉलिक्यूल की बात होती है तो हम सभी को पता है कि एडेनिन ऑलवेज बाइंड टू थायामीन और गुआसिन जो है ये हमेशा बाइंड करता है विद द साइटोसिन। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज एडानिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थायामीन प्लस साइटोसिन, दैट इज प्यूरिन्स इज इक्वल्स टू पायरिमिडिन्स। इतनी चीज़ आपको पता है।
अब यहाँ पे देखिए यूरासिल दिया हुआ है, बात किसकी की जा रही है, डीएनए की। यूरासिल किस में होता है, आरएनए में। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। देन अकॉर्डिंग टू दिस इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज बी, यानी अमाउंट ऑफ एडेनिन और गुआनिन जो है ये हमेशा बराबर होगा टू द थायमिन एंड साइटोसिन। देन इन एंजियोस्पर्म लेटरल रूट्स डेवलप फ्रॉम, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो इनमें लेटरल रूट्स कहाँ से डेवलप होंगी, देखिए मान लीजिए ये क्या है, एंडोडर्मिस है, ये हमने क्या बना दी, एंडोडर्मिस बना दी। एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, दैट इज पेरीसाइकल। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होती है, पेरीसाइकल होती है, दिस इज पेरीसाइकल। अब पेरीसाइकल में होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, पेरिसाइकल में क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे। मेरिस्टेमेटिक का क्या मतलब हो गया, मेरिस्टेमेटिक जो है एक वर्ड से लिया गया है, दैट इज मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मतलब ही क्या होता है, डिवीजन। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या होगी, दैट इज पावर ऑफ डिवीजन। तो यही मेरिस्टेमेटिक सेल जो है बार बार डिवाइड करते रहते हैं और यही क्या बना देते हैं, लेटरल रूट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या करता है, ये एक स्टोरेज और कंडक्टिंग टिश्यू है। देन उसके बाद आ गया एंडोडर्मिस, ये क्या करती है, जो रूट्स हैं उनकी बाउंड्री बनाती है, या हम बोल सकते हैं इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है, एंडोडर्मिस है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है दैट इज पेरीसाइकल। देन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, मान लीजिए ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल में क्या दो चीज़ें आती हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब इन दोनों के बीच में ये वाला जो पार्ट है जो इन दोनों को यहाँ से जोड़ रहा है, यही क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। तो राइट आंसर आएगा पेरीसाइकल। देन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यूज इन प्लांट प्रोग्राम सेल डेथ इज एसेंशियल फॉर। प्रोग्राम सेल डेथ क्यों ज़रूरी है, प्रोग्राम सेल डेथ है क्या, इट इज़ आल्सो नोन एज एपोप्टोसिस, या इसको सेलुलर सुसाइड भी कहा जाता है। तो जो कॉलेनकाइमा है लिविंग टिश्यू है, इसमें नहीं होती, एपिडर्मिस में भी नहीं होगी, ग्राउंड टिश्यू में भी नहीं होगी, बट इट अकर्स इन जाइलम। जाइलम में भी मेनली कहाँ पे होगी, दैट इज ट्रैकिड्स में और वेशल्स में। क्यों होगी, क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होगी जाइलम में, वहाँ पे क्या होगा, एक वाइड ल्यूमेन बन जाएगा। प्रोग्राम सेल डेथ हो रही है, वाइड ल्यूमेन बन जाएगा विद इन द जाइलम, जिसकी वजह से जाइलम का मेन काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। तो क्या होगा, जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं उनका बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट होता रहेगा थ्रू दिस वाइड ल्यूमेन। तो एफिशिएंट वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ होती है। Then pollen wall proteins responsible for recognition responses in incompatibility reaction are derived from। तो जो pollen wall proteins हैं यहाँ पे with reference to exine, तो सबसे पहला ऑप्शन है माइक्रोस्पोर साइटोप्लाज्म, ये करता है for the intine and gametes। आपको पता है कोई भी अगर pollen grain है, कोई भी pollen है तो उसमें क्या होता है, दो वॉल्स प्रेजेंट होती है। ये पॉलन है, इसमें क्या होगा, दो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो बाहर वाली वॉल है इसको क्या बोलते हैं, एक्साइन, ये जो अंदर वाली वॉल है इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। देन इसके लिए राइट आंसर आ जाएगा टेपिटम। टेपिटम क्या है, एक न्यूट्रिएंट लेयर है जो क्या करती है, जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। साथ ही क्या करेगी, ये प्रोवाइड करेगी एक्साइन एंड स्पोरोपोलिनिन प्रीकर्सर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देन कनेक्टिव टिश्यू आ गया, वेस्कुलर टिश्यू। देन एंथोलोक्यूल जो है ये क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन की जब डेवलपमेंट होती है तो उस टाइम काम आते हैं। तो राइट आंसर इज टेपिटम। देन विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो क्या होता है, आपको पता है डीएनए तीन तरह का है, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। तीन तरह के डीएनए होते हैं। तो जो ए डीएनए होता है ये होता है राइट हैंडेड, जो बी डीएनए होता है ये भी होता है राइट हैंडेड, लेकिन जो जेड डीएनए है ये कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। अब जो ए डीएनए होता है ये रेयर होता है, ये कब आएगा, ड्यूरिंग द डिहाइड्रेटेड कंडीशंस के दौरान। कब ये आता है, ड्यूरिंग द डिहाइड्रेटेड
कंडीशन। वहीं अगर हम बी डीएनए की बात करें तो ये कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बी डीएनए। देन जो जेड डीएनए है इट इज़ ट्रांजिएंट, ये कैसा होता है, ट्रांजिएंट होता है। वहीं अगर हम बेस पेयर की बात करें तो जो बी डीएनए है इसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे पर टर्न, जो ए डीएनए है इसमें 11 बेस पेयर पर टर्न और जो जेड डीएनए है इसमें 12 बेस पेयर पर टर्न प्रेजेंट होते हैं। तो ये जर्नल का कॉन्सेप्ट था अबाउट द डीएनए। तो सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, बी डीएनए। देन विच कंपोनेंट ऑफ टीआरएनए enables it to recognize and bind to the appropriate amino acid during the protein synthesis। तो कौन हेल्प करता है, ऑप्शन अगर देखें तो सबसे पहले है टाटा बॉक्स, ये प्रेजेंट होता है एज अ प्रोमोटर इन डीएनए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एंटीकोडोन लूप, अब क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है इसके बेस पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंटीकोडोन लूप। ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज भी करेगा और एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करने में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज एंटीकोडोन लूप। एनहेंस सीक्वेंस है, ये क्या करता है, जीन रेगुलेशन में हेल्प करता है। और जो एक्सॉन इंट्रॉन जंक्शन है ये क्या करता है, स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा, दैट इज स्प्लाइसिंग। Then the mosquito Aedes aegypti is not the vector for which of the following। वेक्टर होता क्या है, वेक्टर क्या है, एक एजेंट है that cause infectious disease। the agent that cause the infectious disease is known as vector। तो यहाँ पे एडिस एजिप्टाई किसका वेक्टर नहीं है, जीका वायरस के लिए तो ये वेक्टर है, डेंगू फीवर के लिए भी है, चिकनगुनिया वायरस के लिए भी है, लेकिन राइनो वायरस के लिए नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा राइनो वायरस। ये क्या है, एयरबॉर्न है और इसका एक एग्जाम्पल आ जाता है दैट इज कॉमन कोल्ड। Then next question is during M phase which class of protein helps reorganization of chromatin। chromatin की reorganization में कौन help करता है, तो क्या होता है एम फेज में, जैसे कि आपको पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन्स प्रेजेंट होती हैं। यही क्रोमेटिन्स कंडेंस होती हैं और क्रोमोसोम बना देती हैं। यही क्रोमेटिन क्या होंगी, कंडेंस होंगी, क्रोमोसोम बना देंगी। तो क्रोमोसोम को हम कंडेंस्ड क्रोमेटिन भी बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कोहेसन्स। कोहेसन का क्या काम है, जो कि क्रोमेटिड्स होते हैं, जो कि नॉन सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, उनको आपस में जोड़ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। साइक्लिन्स क्या करते हैं, सेल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। देन जो कंडेंसिन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन्स की रीऑर्गेनाइजेशन में ऑफ द क्रोमेटिन। ठीक है, तो जो ये जो कंडेंसिन्स है यही हेल्प करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन्स में। देन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज दैट इज CDK सेल, ये क्या करते हैं, सेल प्रोग्रेशन में हेल्प करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीलोमेरेज। यहाँ पे एज आ गया, एज का हमेशा से क्या मतलब रहा है, दैट इज एंजाइम। जहाँ पे भी एज टर्म यूज हो रही है मतलब वो क्या है, एक एंजाइम है। तो टीलोमेरेज क्या करता है, ये क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम्स के जो एंड है उनको एक्सटेंड करने में हेल्प करता है टीलोमेरेज, क्योंकि यहाँ पे जाके डीएनए बाइंड करता है, यहाँ पे डीएनए एड ऑन होता रहता है, डीएनए यहाँ पे क्या करेगा, एड ऑन होता रहेगा, तो इस एंड को एक्सटेंड करने का काम करता है टीलोमेरेज। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो टीलोमेरेज के रेफरेंस में बिल्कुल सही है कि ये क्या है, एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड ऑप्शन देखें, इट एक्ट एज अ सेलुलर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिल्कुल सही बात है क्योंकि यहाँ पे डीएनए एड ऑन होते रहते हैं। इट रिकॉग्नाइज द टिप ऑफ एग्जिस्टिंग टीलोमेरेज डीएनए, राइट। देन जो ऑप्शन 4 है इट इज रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी इट इलोंगेट्स द टीलोमेरेज सीक्वेंस इन 3' to 5' डायरेक्शन। ये करता कैसे है, 3 to 5' डायरेक्शन में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन द लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ बिटवीन द क्लच साइज एंड ऑफस्प्रिंग साइज मीन्स, इसको नॉर्मली अगर हम समझें तो क्लच साइज से क्या मतलब लेते हैं, मतलब एग। तो क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए एक ये है हमारे पास, एक हमारे पास ये है, इसको 4 टुकड़ों में हमने तोड़ दिया। तो जर्नली अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, क्लच साइज बड़ा है, तो क्या होगा,
जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो वो डिक्रीज करेंगे। क्लच साइज क्या है, बड़ा है, ऑफस्प्रिंग क्या करेंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। वहीं यहाँ पे क्या हुआ, क्लच साइज डिक्रीज कर गया, तो ऑफस्प्रिंग क्या हुए, इंक्रीज हो गए। अब हर एक का साइज छोटा है, ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, आपस में इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे समझे, एक बहुत बड़ी रोटी है, सिर्फ एक इंसान खा सकता है, वहीं रोटी के अगर 4 टुकड़े कर दिए तो 4 इंसान खा जाएंगे। तो इसके लिए राइट ऑप्शन आ जाएगा, जैसे जैसे क्लच साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ऑफस्प्रिंग का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स, कौन सा रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं है। तो सबसे पहले आ गया एनर्जी ट्रांसडक्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ईटीसी के जरिए एनर्जी ट्रांसडक्शन में हेल्प करती है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा। देन असिस्टिंग द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये रोल प्ले नहीं करती। जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी सेग्रीगेशन में हेल्प कौन करता है, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड साथ में सेंट्रीओल्स, ये मेन रोल प्ले करते हैं इन द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट, रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर प्रेजेंट होती है, क्या करती है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलीज हैं उनको रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगी, और इंटरसेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करती है। दो सेल्स हैं, इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होगी उसमें कौन हेल्प करेगी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन ड्यूरिंग द रास पाथवे क्या होगा, जो रास है ये एक प्रोटीन है एंड इट इज़ आल्सो नोन एज आरटीके पाथवे भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन काइनेज है ये एक्टिवेट हो जाती है ड्यूरिंग द रास पाथवे, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन काइनेज है वो एक्टिवेट हो जाएगी। सेकंड आता है द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इज डी फॉस्फोराइलेटेड, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये फॉस्फोराइलेट होता है। देन ग्रोथ फैक्टर बाइंड टू रिसेप्टर्स इन द साइटोप्लाज्म, नो दे बाइंड ऑन मेम्ब्रेन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, इनमें से कौन सी नहीं है। जब भी हम एपोप्टोटिक प्रोटीन्स की बात करते हैं तो वो दो तरह की हैं। जो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं ये कितने तरह की हमने बताई, ये 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स और दूसरी होती है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। नाम से क्लियर हो रहा है, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स क्या होंगी, जो कि एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट करेंगी, जो कि एपोप्टोसिस को क्या करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी, दैट कॉज द एपोप्टोसिस इज नोन एज प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन। और एंटी आ गया, मतलब ये क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी, जो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स बोलते हैं। अब प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स के एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, बैक, बैम, बैक्स, बिम, नॉक्सा, पूमा, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स के। नेक्स्ट आता है एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे, तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स के एग्जाम्पल आ जाते हैं BCL2, BCLXL और साथ में BFL1। तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन की तरफ देखें तो इन एन एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन कौन सी है, तो यहाँ पे BCLXS है, लेकिन है कौन सी, XL और 2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। BFL1 क्या है, ये एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। बाकी बिम आ गई, नॉक्स आ गई, पूम आ गई, ये सारी क्या है, प्रो एपोप्टोटिक हैं। देन विच साइंटिस्ट प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या है, कि सेम रिसोर्सेज के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म आपस में compete कर रहे हैं, वही क्या है, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये किसने दिया था, इस प्रिंसिपल को गॉसेस प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इस प्रिंसिपल को और क्या बोलते हैं, गॉसेस प्रिंसिपल। तो ये दिया था GF गॉस ने। जो चार्ल्स डार्विन ने हैं इन्होंने दिया था दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन। एल्फ्रेड रसेल वेलेस जो है इन्होंने बायोजियोग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया था, और जो अर्नेस्ट हैक्कल है इनको जाना जाता है फॉर द इकोलॉजी।
Then which cell component is directly involved in correct Golgi body localization in animal cell? तो कौन सा component involve होता है? So the right option is microtubule. ये क्या करता है? Golgi body की trafficking में, Golgi body की localization यानी positioning में भी help करता है, और जो vessels हैं उनकी trafficking में भी help करेगा. ये क्या करेगा? जो Golgi body है उसकी positioning में help करेगा और vessel की trafficking में भी help करता है. एक्टिन साइटोस्केलेटन क्या है? ये एक शेप प्रोवाइड करने का काम करता है. न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. और पेरोक्सिसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनलीज है जो कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में हेल्प करता है. देन मैच द ट्यूमर सेल ओरिजिन विद इट्स नॉमेनक्लेचर. ट्यूमर सेल क्या होता है? जिसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है. तो इस पे सही तरीके से ये दिए हुए हैं, जैसे कि मसल सेल के लिए सार्कोमा, जर्म सेल के लिए टीरेटो सार्किनोमा, एपिथेलियल सेल के लिए सार्किनोमा आ जाता है, एंड मसल एंड ब्लड के लिए ल्यूकेमिया. तो आपको इस तरह से ये सभी ध्यान रखने हैं. देन मैच द टिश्यू विद फंक्शन. टिश्यू दिया गया है, उसका फंक्शन बताना है. तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, वी ऑल नो दैट इट इज प्रेजेंट इन द ओवरी. तो ये क्या करता है? ईस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन को सिक्रेट करने का काम करता है. एंडोमेट्रियम क्या है? एक लेयर है जो कि पार्शली शेड होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फीमेल. एपिडाइडमिस क्या है? ये एक साइट है फॉर द स्पर्म मैचुरेशन के लिए. और सेमनीफेरस टिब्यूल क्या है? साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होगी? सेमनीफेरस टिब्यूल में. और एपिडाइडमिस में जाके उनकी मैचुरेशन होती है स्पर्म्स की. Then why is Pischia pastoris often preferred over the Saccharomyces cerevisiae in the DNA sequencing? डीएनए सीक्वेंसिंग में ये यूज़ किए जाते हैं. तो पिशिया पेक्टोरिस को क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर द सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी? तो पिशिया पेक्टोरिस जो है ये जनरली एक्सप्रेशन सिस्टम में काम आती हैं. और ये जो सैक्रोमाइसिस सेरिवाइसी है ये ईस्ट की अगर हमें जेनेटिक स्टडी करनी है तो उस टाइम काम आती हैं. तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए? आइडियल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? जिसकी कल्चरिंग आसान होगी, जिसकी स्केलिंग आसान होगी, जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा और जिसकी जीनोमिक इंटीग्रेशन भी स्टेबल होगी. तो इसमें आ जाता है दैट इज इजी इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स फॉर द प्रोटीन एक्सप्रेशन. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. देन व्हाट इज द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन? बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन नाम से क्लियर हो रहा है, बाई यानी टू. इसमें क्या होगा? एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा जिसमें दो पीक्स होंगी. तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले ऑप्शन, इट हैज़ ओनली वन पीक. नो. इट इज सिमेट्रिक अराउंड द मीन. नो. देन it has two distinct peak in the frequency distribution and it is negatively skewed. It is also wrong option. So option number C is right. Which method is commonly used for estimate basal metabolic rate in? यहाँ पे कॉमनली अडल्ट के लिए पूछा गया है. बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है? मान लीजिए आपकी बॉडी रेस्ट पे है, आपकी बॉडी रेस्ट पे है, तो आपको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म द ऑल द वाइटल फंक्शन, सारे के सारे वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी को जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं? बीएमआर बोलते हैं. वाइटल प्रोसेसेस क्या क्या आ गई? रेस्पिरेशन आ गई, सर्कुलेशन आ गई, इस तरह से. तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है हैरिस बेनेडिक्ट मेथड, ये यूज़ होता था बीएमआर के लिए, लेकिन ये बहुत ओल्ड मेथड है. ये क्या है? ओल्डेस्ट मेथड है. तो अब ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता. मिफ्लिन-सेड्जॉन इक्वेशन जो है ये कॉमनली यूज़ की जाती है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो ये यूज़ की जाती है फॉर द अडल्ट. बाकी जो बिथ एंड रिप्ले मेथड है ये जनरली चाइल्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है. देन जो बीएमआर है जब इसको काउंट किया जाता है तो आपकी एज, सेक्स, वेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कंसीडर की जाती हैं. Then what is true regarding the phenol chloroform extraction method? Phenol chloroform extraction method ये होता किसके लिए है? इसमें क्या किया जाता है? प्रोटीन्स और लिपिड में से न्यूक्लिक एसिड की प्योरीफिकेशन की जाती है. तो ये एक ऐसा मेथड है दैट इज़ फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड की प्योरीफिकेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है. इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई. अब अगर हम ऑप्शन देखें, इट यूज प्राइमली फॉर द प्रोटीन प्योरीफिकेशन. नो. किसकी प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है? न्यूक्लिक एसिड के लिए. द एक्वस फेज कंटेन द डीएनए एंड आरएनए. राइट. डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है. और जो एक्वस फेज है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? डीएनए और आरएनए, दैट इज न्यूक्लिक एसिड. देन थर्ड है द क्लोरोफॉर्म इज सोल सॉल्वेंट यूज्ड. नो. क्लोरोफॉर्म के साथ साथ यहाँ पे फिनोल भी यूज़ किया जाता है.
एंड फिनोल इज एडेड टू प्रमोट द डीएनए प्रेसिपिटेशन। नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद प्रेसिपिटेशन के लिए यहाँ पे फिनोल नहीं डाला जाता, यहाँ पे डाला जाता है इथेनॉल या अल्कोहल। तो ये आपको याद रखना है। देन विच कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट डिफाइन अ ट्रॉपिकल सवाना। ट्रॉपिकल सवाना इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सी फीचर नहीं है? तो ट्रॉपिकल सवाना क्या है? एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड क्या है? इकोसिस्टम है जिसमें स्कैटर्ड ट्री प्रेजेंट हैं, जिसमें क्या है? स्कैटर्ड ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, या स्पार्स ट्रीज हम इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं। तो इसमें अबंडेंट रेनफॉल तो होती है, तो इस ऑप्शन को होल्ड पे रखते हैं, लेकिन अबंडेंट ये चीज़ हम नहीं बोल सकते। देन सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन बिल्कुल सही, जो ट्रॉपिकल सवाना है यहाँ पे सीजनल टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं। प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, यस ये भी होता है, लेकिन डेंस कैनोपी कवर थ्रू आउट द ईयर ये यहाँ पे नहीं होता। तो इसके लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमने क्या बोला, इसमें स्कैटर्ड ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। Then what is the primary assumption underlying the logistic model of population growth? जब भी population growth की बात करते हैं तो यहाँ पे दो हमारे पास ग्राफ बनते हैं, दो ग्राफ बनते हैं जो हमें बताते हैं population change over the time। ग्राफ क्या बताएंगे? population change over the time। तो ये क्या है? इस तरह से दो ग्राफ यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ग्राफ हमारे पास बनता है दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ, दूसरा बनता है लॉजिस्टिक ग्राफ। जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, तो इसको हम जे शेप्ड ग्राफ भी बोलते हैं, या जे शेप्ड ग्राफ हम इसको बोलेंगे, किसको? एक्सपोनेंशियल ग्राफ को। लेकिन जो लॉजिस्टिक मॉडल बनता है या जो लॉजिस्टिक ग्राफ बनता है ये कैसा बनता है? इस तरह से। तो इसको एस शेप्ड या सिग्मोइड ग्राफ कहा जाता है, या तो इसको एस शेप्ड बोलेंगे या सिग्मोइड ग्राफ इसको बोलेंगे। इसमें जब ये स्टेबलाइजेशन आ जाती है तो इसी को क्या कहा जाता है? दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। जब ये स्टेबलाइजेशन आएगी इसी को क्या बोलेंगे? कैरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। तो प्राइमरी असम्पशन क्या है इसकी? लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कैरिंग कैपेसिटी। देन लीनियर ग्रोथ विद कांस्टेंट रेट, ये इसमें नहीं होती। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विदाउट लिमिट, ये होती है एक्सपोनेंशियल मॉडल में। रैंडम फ्लक्चुएशंस इन पॉपुलेशन साइज, ये भी इसमें नहीं होता। देन सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस अकर इन। सुक्रोज की सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के दौरान कहाँ पे होगी? तो सबसे पहले बात की है इन्होंने क्लोरोप्लास्ट की, ऑप्शन 1। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे बनता है ग्लूकोज एंड ट्राइयोस फॉस्फेट ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल। साइटोसोल में होती है सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। कहाँ से बनेगा? दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये क्या बनाएंगे? सुक्रोज। वैक्यूल क्या है? एक ऑर्गेनेली है जहाँ पे मेनली चीज़ें स्टोर होती हैं, स्टोरेज ऑर्गेनेली इसको बोल सकते हैं। देन अमाइलोप्लास्ट, ये क्या करता है? स्टार्च की सिंथेसिस करता है, यहाँ पे होगी स्टार्च की सिंथेसिस। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर बी। देन अंडर द फेवरेबल कंडीशन प्लांट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे क्या आएगा? अनफेवरेबल कंडीशन आएगा। तो ऑप्शन ए ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये क्या करेगा? ग्रोथ को प्रमोट करेगा। सेकंड ऑप्शन आ जाता है ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो ऑक्सिन तो नहीं होगा, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है इसको क्या कहा जाता है? दैट इज स्ट्रेस हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ये क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करेगा, जो वाटर लॉस है उसको रिड्यूस कर देता है, ग्रोथ को भी इनहिबिट कर देता है। तो ये यहाँ पे हो सकता है। देन सी में आ जाता है इथाइलिन। इथाइलिन क्या है? फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, और इसको गैसियस हार्मोन भी बोलते हैं, इसको गैसियस हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे कि जब भी हमें फ्रूट की राइपनिंग करनी है तो उसमें इथाइलिन डाली जाती है ताकि उनकी अर्ली राइपनिंग की जा सके। लेकिन जब भी प्लांट के ऊपर किसी पैथोजन का अटैक होगा, जब भी कोई पैथोजन प्लांट के ऊपर अटैक करेगा या प्लांट को कोई वाउंड होगा या मैकेनिकल स्ट्रेस होगा, तो उस टाइम इथाइलिन की प्रोडक्शन होती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान किसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है?
एक अब्सिसिक एसिड और दूसरा इथाइलिन। और ये जो गिबरेलिक एसिड है ये जर्मिनेशन में हेल्प करता है और ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। देन हार्मोगोनिया आर मीन्स ऑफ, हार्मोगोनिया क्या है, कुछ फिलामेंट्स होती हैं दैट आर मेनली प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में ये कुछ फिलामेंट्स होती हैं। देन फर्स्ट ऑप्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आर्की बैक्टीरिया। नो, आर्की बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं, इसमें होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्राइजोफाइट्स होती तो है लेकिन होगी विद हेल्प ऑफ जूस्पोर्स। देन फोटोटैक्सिस इन कैरियोफाइट होती है बट कैसे होगी, विद हेल्प ऑफ फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। Then vegetative multiplication and dispersal in cyanobacteria. This option is completely right. ये किस में हेल्प करता है, vegetative multiplication and dispersal in the cyanobacteria. तो ये हमारा पार्ट 1 था, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.